अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम बिन्यामिन है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमें पता है डीएनए और आरएनए सरफहरिस्त है। तो उनमें से डीएनए जो है वो हमसे कुछ बातें करना चाह रहा है। डीएनए द बैंक ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्पीक्स। डीएनए कह रहा है कि आई एम द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ एंड हेरिडिटी ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स that control every function, composed of repeating units of deoxyribonucleotide arranged in a double helix held by hydrogen bond। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या मतलब है इसका। डीएनए हमसे कह रहा है कि मैं केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ हूँ और मैं ही हेरिडिटी हूँ और मैं ऑर्गेनाइज्ड होता हूँ जीन्स में। और जीन्स जो है हमें पता है वो हमारे सेल के अंदर तमाम तर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। और ये डीएनए हमसे कह रहा है कि मैं जिन रिपीटिंग यूनिट्स का बना हुआ हूँ या जो मेरा मोनोमर है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और डीएनए हमसे एक और बात कह रहा है कि डीएनए कह रहा है कि मैं जो है अरेंज होता हूँ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में और मैं जो दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो हमें पता है डीएनए की वजह से ही हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है और लाइफ के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होती रहती है और उसी को हम हेरिडिटी का नाम देते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जहाँ होगी डीएनए के अंदर ऑर्गेनाइज्ड उस हिस्से को हम जीन कहेंगे और जीन ही वो हिस्सा है जो सेल के तमाम फंक्शन को कंट्रोल करेगा। और जिस तरह से हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ की बनी होती है, दीवार ईंटों की बनी होती है, तो डीएनए भी किसी ना किसी रिपीटिंग यूनिट का बना होगा और वो रिपीटिंग यूनिट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। और डीएनए जो है वो अरेंज होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में और इन दोनों हेलिकल स्ट्रक्चर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो ये थोड़ा सा डीएनए हमसे स्पीक कर रहा था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। न्यूक्लिक एसिड, थोड़ा सा डिस्कवरी जान लेते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड किस तरह से डिस्कवर हुआ। तो न्यूक्लिक एसिड को जिस बंदे ने डिस्कवर किया उस बंदे का नाम था फ्रेडरिच मिस्टर। ये बड़ा यंग साइंटिस्ट था। इसने ये जो न्यूक्लिक एसिड है इस न्यूक्लिक एसिड को इस बंदे ने आइसोलेट किया जिन सेलों से, उन सेलों का नाम है पस सेल। तो पस सेल का जो न्यूक्लियस होता है वहां से हमने यानी कि साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया और उसका नाम रखा न्यूक्लियन, क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता था तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया न्यूक्लियन। और जो न्यूक्लियन जो है इसकी प्रॉपर्टीज बाद में चेक की गई तो इसकी प्रॉपर्टीज हमें नजर आई एसिडिक, इसलिए इसका नाम रीनेम करके न्यूक्लिक एसिड रख दिया गया। और फिर देखा गया कि जो जो न्यूक्लिक एसिड है ये तमाम तर जानदारों में पाया जाता है। इवन जो बॉर्डर लाइन पर एंटिटीज आते हैं जैसे वायरस, वायरस से लेकर ह्यूमन बींग तक हर एक जानदार के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और एक और बात, न्यूक्लिक एसिड या तो ये फ्री फॉर्म में पाया जाएगा या फिर ये किसी प्रोटीन के साथ बाउंड होगा। जिस तरह से हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ की बनी होती है और न्यूक्लियोटाइड एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है तो इनका भी रिपीटिंग यूनिट होना चाहिए और इनका जो रिपीटिंग यूनिट यूनिट या फिर बेसिक यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड। इस स्लाइड में थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो न्यूक्लिक एसिड है हमारे पास उनके दो अहम टाइप है या दो अहम काइंड है। एक का नाम है डीएनए और एक का नाम है आरएनए। यहाँ आपको जो सिंगल स्ट्रैंड वाला नजर आ रहा है मॉलिक्यूल ये आरएनए, यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंड वाला नजर आ रहा है ये डीएनए। अब ये आरएनए और जो डीएनए है इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है आगे की स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड के अंदर हम न्यूक्लिक एसिड का जो बेसिक यूनिट है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड एक लार्ज मालिक्यूल है और जो स्मॉल मालिक्यूल का बना होगा और जो स्मॉल मालिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड का या मोनोमर उसको नाम देते हैं हम न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड अगर बहुत बड़ा मालिक्यूल है तो उसका छोटा जो यूनिट होगा, जो रिपीटिंग यूनिट होगा वो न्यूक्लियोटाइड होगा। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड खुद कितनी चीज़ों का बना हुआ है। तो इसका जवाब ये है कि खुद ये थ्री पार्ट्स का बना हुआ है। अभी फिर एक और सवाल जन्म देता है कि जो तीन इसके पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो तीन चीज़ें हमें आनी चाहिए। जिन चीज़ों का ये बना हुआ है थ्री पार्ट वो कौन से हैं। एक हमारे पास ये पेंटोज शुगर होगी जिसमें 5 कार्बन होगी शुगर के अंदर, ऐसे शुगर को हम पेंटोज शुगर कहते हैं। इस पेंटोज शुगर के साथ हमें एक अदद चाहिए नाइट्रोजनस बेस। दो चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ जो जुड़ी होगी इसके साथ वो होगा फास्फेट ग्रुप। अब ये तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन होकर एक यूनिट मॉलिक्यूल बनाएगी और उस यूनिट मॉलिक्यूल का नाम होगा न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो बनेगा न्यूक्लिक एसिड। वो होगा डीएनए या फिर होगा आरएनए।
यहाँ पर हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड बना है, इसके स्टेप्स कौन से हैं, कि किस तरह से स्टेप को फॉलो करके ये न्यूक्लियोटाइड की जो है ना वो फॉर्मेशन की जाती है। तो स्टेप ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो इसको हमने दो स्टेप्स में बांटा है। पहले स्टेप में बनेगा न्यूक्लियोसाइड, जबकि दूसरे स्टेप में बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो पहला स्टेप कैसे है इसको जरा समझते हैं। ये हमारे पास पेंटोज शुगर होगा। इसी पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ पर कार्बन नंबर 1 होगा। इस कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ जाएगा नाइट्रोजनस बेस। जब भी पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा तो बनेगा हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। तो ये पहला स्टेप हुआ। पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस का जोड़ना वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, तो इसका जो कार्बन नंबर 1 है, इस पे जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है वो कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पर या होगा एडिनिन, या होगा ग्वानिन, या होगा थायमिन, या साइटोसिन, या यूरेसिलिन में से कोई भी एक जो है ना वो कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ेगा, तभी जाकर बनेगा कोई एक न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड बन गया तो फिर नेक्स्ट स्टेप होगा न्यूक्लियोटाइड बनने का। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है ये समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी न्यूक्लियोसाइड के कार्बन नंबर जो 5th कार्बन है, यहाँ पर कार्बन नंबर 5, तो 5वें कार्बन के साथ जुड़ेगा फास्फेट ग्रुप, तो बन जाएगा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड। और अगर ऐसा एक फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड को हम मोनोफास्फेट कहेंगे। अगर दो फास्फेट जुड़ेंगे तो डाईफास्फेट, जबकि 3 फास्फेट जुड़ेंगे तो ट्राईफास्फेट का हम नाम देंगे। अब समझते हैं कि टाइप ऑफ न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से हैं। पहले हम बात करेंगे आरएनए के न्यूक्लियोसाइड्स की। और ये हमें पता है कि न्यूक्लियोसाइड जो बना होता है वो दो चीज़ों का बना होगा, जिसमें से एक हमारे पास होता है शुगर मॉलिक्यूल, जिसको हम पेंटोज शुगर कहेंगे। दूसरा, इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा होगा नाइट्रोजनस बेस। तो जो कंपोजिट स्ट्रक्चर बनेगी उसी का नाम होगा न्यूक्लियोसाइड। पहले मालूम करते हैं कि आरएनए के अंदर जो है वो न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से हैं। ये चीज़ समझने से पहले एक चीज़ दोबारा हमें गौर से समझनी चाहिए कि जो आरएनए मॉलिक्यूल है उनके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल होगा उस शुगर को हम राइबोज शुगर कहेंगे। अगेन आई रिपीट, राइबोज शुगर आरएनए के अंदर होगा। तो ये जो शुगर मॉलिक्यूल जितने भी न्यूक्लियोसाइड में नजर आएगा हमें, ये हमारे पास होगा राइबोज शुगर। हम बात कर रहे हैं आरएनए न्यूक्लियोसाइड की। इसी राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ, ये राइबोज शुगर है, इसके कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस मिलेगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो देखते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड जो है वो आरएनए के अंदर होंगे। तो न्यूक्लियोसाइड राइबोज शुगर के साथ अगर यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा तो उसका नाम यूरिडिन होगा। राइबोज शुगर के साथ अगर अटैच हो रहा है साइटोसिन, तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड का नाम साइटाडीन होगा। और अगर एडिनोसिन अटैच हो रहा है कार्बन नंबर 1 राइबोज शुगर के साथ, तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड का नाम एडिनोसिन होगा। और अगर राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ ग्वानोसिन अटैच हो रहा है, ग्वानिन अटैच हो रहा है, तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम ग्वानोसिन होगा। आई होप हमें ये समझ में आ रहा है कि कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड आरएनए के अंदर है और ये कैसे बने हुए हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डीएनए की। तो डीएनए के अंदर भी इस तरह से ही होगा कि इनके पास भी पेंटोज शुगर होगा और कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस मिलेगा। अब यहाँ पर जो शुगर मॉलिक्यूल है डीएनए के अंदर, उसके पास एक ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऐसे पेंटोज शुगर को हम डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। तो जितने भी ये हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल होंगे डीएनए के अंदर, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर होंगे। डीऑक्सी राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है, इन कार्बन नंबर 1 के साथ अगर नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है तो इसको भी हम न्यूक्लियोसाइड का नाम देंगे, मगर ये डीएनए के अंदर पाए जाएंगे। डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए के अंदर होगा। अब जरा देखते हैं कि कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड है। अगर डीऑक्सी राइबोज के साथ कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ है थायमिन, तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा डीऑक्सी थायमिन। और अगर जुड़ा हुआ है डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ साइटोसिन, तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा डीऑक्सी साइटाडीन। सिमिलरली अगर हम बात करें डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ अगर एडिनिन जुड़ा हुआ है तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड का नाम डीऑक्सी एडिनोसिन होगा। और अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है उस चीज़ का नाम ग्वानिन है, तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड का नाम ग्वानोसिन होगा। तो यहाँ पर हमें दो बातें समझ में आ रही हैं। जो डीएनए है हमारे पास, उनके पास डीऑक्सी राइबोज शुगर है,
जो आरएनए हमारे पास उसके पास राइबोस शुगर है, एक डिफरेंस तो ये। दूसरा, जो न्यूक्लियोसाइड है हमारे पास उसमें जो नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं उनमें भी एक डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। डीएनए के अंदर थायमिन लगा होगा और आरएनए के अंदर यूरेसिल लगा होगा। बाकी चीजें, बाकी नाइट्रोजनस बेस डीएनए और आरएनए के अंदर सेम होंगे। इस स्लाइड में हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड में और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है। तो न्यूक्लियोसाइड में अगर देखें तो दो चीज़ें होंगी, एक हमारे पास ये पेंटोज शुगर नज़र आएगा, दूसरा हमारे पास नाइट्रोजनस बेस नज़र आएगा। तो जब दो चीज़ें हैं और ये कैसे जुड़ी हुई हैं, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस है, अगेन आई रिपीट, तो ऐसी स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड का नाम देंगे। जबकि अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड की तो उसमें तीन चीज़ें लगी होंगी, एक पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेस, तीसरा कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, तो यह न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तीन कंपोनेंट है तो न्यूक्लियोटाइड, दो कंपोनेंट लगे हुए हैं तो न्यूक्लियोसाइड। दो कंपोनेंट जो लगे हुए हैं वो कौन कौन से हैं, वो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस है। थोड़ा सा इसको याद करने का हिंट भी बता देते हैं हम आपको। न्यूक्लियोसाइड में यहाँ एस नजर आ रहा है साइड, न्यूक्लियोटाइड में यहाँ टी नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको टी नजर आ रहा होगा न्यूक्लियोटाइड में। तो न्यूक्लियोसाइड में एस जो आ रहा है ना न्यूक्लियोसाइड, तो एस से आप हिंट याद कर सकते हैं कि एस मतलब सेकंड, यानी कि दो कंपोनेंट होंगे, और न्यूक्लियोटाइड टी जो है मतलब थर्ड। इस तरह से आप हिंट बनाकर याद कर सकते हो, टी से थर्ड आता है, ए से सेकंड आता है, जिसमें दो कंपोनेंट है वो न्यूक्लियोसाइड, जिसमें तीन कंपोनेंट है वो न्यूक्लियोटाइड है। अब इस स्लाइड में हम थोड़ा सा नाइट्रोजनस बेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से टाइप है नाइट्रोजनस बेस के। तो नाइट्रोजनस बेस को हमने दो ग्रुप्स में बांटा हुआ है, एक का नाम है प्यूरीन बेसिस और एक का नाम है पायरामिडीन बेसिस। प्यूरीन बेसिस हमारे पास वो होती हैं जिसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर्स पाई जाएंगी। यहाँ पर देखें, अगर ग्वानोसिन में एक रिंग ये नजर आ रही है, दूसरी रिंग ये, और एडेनिन में भी दो रिंग्स नजर आएगी, एक ये दूसरी ये। ऐसे बेस जिसमें डबल रिंग्स स्ट्रक्चर पाई जाए, ऐसी रिंग्स वाले ग्रुप को हम प्यूरीन का नाम देंगे। प्यूरीन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन आ जाते हैं। अगर बात करें हम पायरामिडीन की, तो ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है नाइट्रोजनस बेस की जिसमें सिर्फ एक रिंग पाई जाएगी, यहाँ पर एक रिंग नजर आएगी आपको। तो पायरामिडीन के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस सल्फेरस है वो है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। अगर डबल रिंग स्ट्रक्चर है तो प्यूरीन, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो पायरामिडीन। इस स्लाइड में थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर क्या है। अभी हमने सीखा कि पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, और इसके कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट जुड़ेगा तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। तो अब ये हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ है। अभी स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो शुगर मालिक्यूल है, जो पेंटोज शुगर है, इसको हम थोड़ा फर्दर डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें, शुगर मालिक्यूल हमारे पास दो नजर आ रहे हैं, एक ये दूसरा ये। एक शुगर मॉलिक्यूल आरएनए में है और एक शुगर मॉलिक्यूल डीएनए में है। जो डीएनए में है, यहाँ पर जो आपको कार्बन नजर आ रहा है सेकंड, यहाँ इसके साथ एच जुड़ा हुआ है, यहाँ ओ मिसिंग है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन मिसिंग है, तो ऐसे शुगर को हम डीऑक्सीराइबोस शुगर का नाम दे रहे हैं। इसी को कंपेयर करते हैं राइबोस शुगर के साथ। इसका जो सेकंड कार्बन नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ आपको ओ एच नजर आ रहा होगा, तो इसमें ऑक्सीजन पूरे हैं, मिसिंग नहीं है। राइबोस शुगर का फार्मूला C5H10O5 होता है। तो ये जो राइबोस शुगर है ये आरएनए के अंदर होगा, जबकि डीएनए के अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल है उसमें एक ऑक्सीजन की कमी होगी, इसलिए इसका नाम डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा। तो दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आ रही है। तीसरी चीज़ जो नाइट्रोजनस बेसिस के हवाले से है उनको भी ज़रा देखने की कोशिश करते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस को हमने देखा है कि वो हमारे पास दो ग्रुप्स में बांटे गए हैं। एक का नाम है प्यूरिन बेसिस जिसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको डबल रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी। प्यूरिन के बाद पायरामिडीन बेसिस भी होते हैं, पायरामिडीन में सिंगल सिंगल रिंग आपको नजर आएगी। तो जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है वो है साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, और डबल रिंग के अंदर ग्वानिन और एडेनिन आ जाते हैं। अब हमें ये पता है कि एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर पाए जाएंगे। डिफरेंस जो हमें नजर आएगा वो यहाँ नजर आएगा हमें, यूरेसिल जो है वो हम सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होगा, जबकि डीएनए के अंदर यूरेसिल की जगह पर थायमिन आ जाता है। आई होप हमें ये समझ में आ रही है। इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। जो रेक्टेंगल बॉक्स में हमें कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दिखाया गया है कि डिफरेंट टाइप हमारे पास न्यूक्लियोसाइड के होंगे और डिफरेंट टाइप हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के होंगे। तो न्यूक्लियोसाइड कौन कौन से और न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। पर उससे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं।
तो जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है वो कौन कौन से हैं? हमारे पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन या फिर यूरेसिल हो सकते हैं। तो ये जो चार जो है आरएनए के अंदर होंगे, चार जो है इनमें से डीएनए के पास होंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं कि आरएनए के अंदर कौन कौन से चार नाइट्रोजनस बेस है और डीएनए के अंदर कौन से चार है। टोटल 5 है, मगर डीएनए और आरएनए के अंदर चार चार होते हैं। अब पहले बात करेंगे हम आरएनए की, और आरएनए के अंदर जो न्यूक्लियोसाइड बनता है वो कैसे बनेगा ये हम जान चुके हैं। राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस लगा होगा तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो जो न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा उसका जो कार्बन नंबर 1 है, अगर वहां पर एडिनिन लगा हुआ है, राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अगर एडिनिन लगा हुआ है तो ऐसे न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन। अगर उनके 5वें कार्बन पर एक फास्फेट लग जाएगा तो नाम होगा एडिनोसिन मोनोफास्फेट, और 5th कार्बन पे अगर 2 फास्फेट लग जाएंगे तो एडिनोसिन डाइफास्फेट, और 3 लग जाएंगे तो एडिनोसिन ट्राइफास्फेट होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्वानिन की, ये नाइट्रोजनस बेस है। अब ये ग्वानिन मालिक्यूल अगर राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ जाएंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो ये अगर ग्वानिन राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पर जुड़ेंगे तो इसका नाम बन जाएगा ग्वानोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड है। ग्वानोसिन के कार्बन नंबर 5 पर अगर एक फास्फेट जुड़ेगा तो ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, 2 जुड़ेंगे तो ग्वानोसिन ट्राइफास्फेट, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइफास्फेट कहलाएंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस साइटोसिन है और ये राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ेंगे तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा उसका नाम होगा साइटाडीन। और इसी के कार्बन नंबर 5 के साथ अगर फास्फेट जुड़ जाएगा तो डेफिनेटली राइबो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अगर एक फास्फेट जुड़ा हुआ है तो साइटाडीन मोनोफास्फेट, 2 जुड़ेंगे तो साइटाडीन डाइफास्फेट, और 3 जुड़ेंगे तो साइटाडीन ट्राइफास्फेट कहलाएगा। सिमिलरली थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आरएनए के अंदर हमें पता है यूरेसिल होता है। अब जो यूरेसिल है वो राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ेगा तो यूरिडीन कहलाएगा। अगर इसी यूरिडीन के कार्बन इसी पेंट यूरिडीन जो बन गया इसके कार्बन नंबर 5 के साथ अगर एक फास्फेट जुड़ेगा तो मोनोफास्फेट, 2 जुड़ेंगे तो यूरिडीन डाइफास्फेट, 3 जुड़ेंगे तो यूरिडीन ट्राइफास्फेट कहलाएंगे। तो यहाँ पर हमें बात समझ में आई कि ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है और यहाँ से ये न्यूक्लियोसाइड बने और यहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड बने। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए के अंदर भी नाइट्रोजनस बेस होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाएगा। अगर यही नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहे हैं डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ, डीऑक्सीराइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अगर ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे तो इसको हम डीऑक्सीराइबोस, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटाडीन और थायमिन का नाम देंगे। इट डिपेंड्स कि कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस आकर इनके साथ अटैच हो रहा है। तो डीऑक्सी के लिए हम डी का वर्ड यूज करेंगे। तो जरा देखते हैं कैसे बना। अगर यहाँ पर एडिनिन है और ये कार्बन नंबर 1 डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ जुड़ रहे हैं तो डी एडिनोसिन, इसके साथ एक फास्फेट जुड़ेगा तो डी एडिनोसिन मोनोफास्फेट, डी एडिनोसिन डाइफास्फेट, डी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट कहलाएगा। सिमिलरली मोनो, डाई, ट्राई ये नंबर रिप्रेजेंट करता है 1 2 3, और फास्फेट अगर है तो फिर फास्फेट के लिए ये टर्म यूज करेंगे। अगर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस ग्वानिन है और ये ग्वानिन जो है वो डीऑक्सीराइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ रहा है तो इसका नाम होगा डी ग्वानोसिन। ये न्यूक्लियोसाइड बन गया। उसी न्यूक्लियोसाइड के कार्बन नंबर 5 के साथ अगर फास्फेट जुड़ेगा तो ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, अगर 2 फास्फेट जुड़ेंगे तो डाइफास्फेट, और 3 जुड़ेंगे तो ट्राइफास्फेट कहलाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन है और ये कार्बन नंबर 1 डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ बाइंड हो रहे हैं तो डीऑक्सी साइटाडीन कहलाएंगे। और अगर इनके साथ एक फास्फेट जुड़ जाएगा कार्बन नंबर 5 के साथ तो DCMP यानी कि डीऑक्सी साइटाडीन मोनोफास्फेट, 2 फास्फेट जुड़ेंगे तो डाइफास्फेट, 3 जुड़ेंगे तो ट्राइफास्फेट कहलाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थायमिन जो है वो हमें पता है कि वो डीएनए का नाइट्रोजनस बेस है और ये डीऑक्सीराइबोस शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, डी थायमेडीन कहलाएगा। और इसी डी थायमेडीन जो हमारे पास न्यूक्लियोसाइड बना है इसके कार्बन नंबर 5th जो शुगर है उसका कार्बन नंबर 5th है, वहाँ पर अगर एक फास्फेट जुड़ जाएगा तो DTMP यानी कि डी थायमेडीन मोनोफास्फेट, अगर 2 फास्फेट जुड़ेंगे तो डाई, और 3 जुड़ेंगे तो ट्राइफास्फेट कहलाएंगे। आई थिंक हमें इस स्ट्रक्चर में आरएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये समझ में आ चुका है।
और कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड बन रहे हैं आरएनए के अंदर और कौन से न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं, और सिमिलरली डीएनए और डीएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेस हैं और इनके अंदर कौन से न्यूक्लियोसाइड और कौन से न्यूक्लियोटाइड है, ये बखूबी हमें अंदाज़ा हो चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के कितने टाइप्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास है, अगर वो इंडिविजुअली अकेला पाया जाता है, मतलब सिंपली एक न्यूक्लियोटाइड अगर हमारे पास है तो उसको हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। मोनो मतलब सिंगल, न्यूक्लियोटाइड यूनिट मॉलिक्यूल है। अगर दो जुड़ जाएंगे तो डाई न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड को हम डाई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अगर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे, मैनी न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो थोड़ा सा वन बाय वन करके इनको समझने की कोशिश करेंगे कि मोनो, डाई और पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या है। यहाँ इस स्लाइड में हम मोनोन्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड वो न्यूक्लियोटाइड है जो इंडिपेंडेंटली अकेले पाए जाएंगे, किसी और के साथ ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ अकेले एग्जिस्ट करेंगे। इसका एग्जांपल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है। अगर हम बात करें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की, तो हमें पता है ये हाई एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। ये जब अगर हम एक मोल अगर हम एटीपी का उठाएं और उनको ब्रेक डाउन करें तो हमें 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलेगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एटीपी हाइड्रोलाइज होगा तो जो टूटेगा किसमें, एडीपी और फास्फेट में, नतीजे में एनर्जी भी रिलीज होगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। हमने एनर्जी देकर इनको जोड़ा है, तो ये स्टेबल होने के लिए एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब ये एनर्जी रिलीज करेगा, अगर हमारे पास एक मोल है एटीपी का, तो हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा 7.3 किलो कैलोरीज। अच्छा, ये जो एनर्जी है जो ये प्रोवाइड करेगा, इससे हम क्या काम ले सकते हैं, इसी एनर्जी को हम यूटिलाइज करके हम लार्ज मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट बना सकते हैं इसी एनर्जी को इस्तेमाल करके। अब समझते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड क्या है। डाइन्यूक्लियोटाइड हम उसको कहेंगे जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन होंगे तो जो रिजल्ट मॉलिक्यूल बनेगा उसी का नाम डाइन्यूक्लियोटाइड है। एग्जाम्पल में निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये हमारे पास एनएडी है या फिर एफएडी है, ये हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब ये जो डाइन्यूक्लियोटाइड में से उनमें से एक का नाम जो एनएडी है, ये विटामिन का कंस्टिट्यूट हो सकता है, ये कोएंजाइम का भी हो सकता है। अब ये जो कोएंजाइम है ये क्या होते हैं, तो कोएंजाइम को जरा समझते हैं। कोएंजाइम्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये, मगर ये प्रोटीन नहीं है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो कि एंजाइम के साथ बाइंड होकर एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें इन न्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड को क्या काम है और भी, तो ये एज ए इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ये कैरी करेंगे। जब हम ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ेंगे या फिर जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल कैसे काम करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर भी हैं। इस स्लाइड में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ है। जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका जो राइबोज शुगर है, इस राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ है निकोटीन अमाइड मॉलिक्यूल। तो एक तो चीज़ हमें ये समझ में आ रही है, और सिमिलर इसके पांचवें कार्बन पर फास्फेट जुड़ा हुआ है। जबकि दूसरा जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, वहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी लगा हुआ है एक राइबोज शुगर, इसके कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ा हुआ है एडिनिन। तो कार्बन नंबर 5 के साथ क्या जुड़ेगा, डेफिनेटली फास्फेट जुड़ेगा, तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हमारे पास बनेगा। अब ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड है वो आपस में जुड़े हुए हैं इस बॉन्ड के जरिए। इसका नाम अगर देखें तो इसका नाम है एनएडी। एनएडी को फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ देखो निकोटीन अमाइड नजर आ रहा है और यहाँ एडेनिन नजर आ रहा है, तो निकोटीन अमाइड हो गया। और यहाँ पर देखो दो न्यूक्लियोटाइड है, तो निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। अब बहुत अहम स्लाइड है, इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बनता है। तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को समझने से पहले हमें ईस्टर बॉन्ड को समझना होगा, फिर फास्फोईस्टर बॉन्ड को समझना होगा, फिर हमें जाकर समझ में आएगा कि फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है। तो थोड़ा बेसिक से पढ़ते हैं ताकि हमें बात अच्छे से समझ में आए। इस स्लाइड की तरफ आते हैं और समझते हैं कि ये ईस्टर बॉन्ड क्या है। ईस्टर बॉन्ड समझने से पहले हमें एक ग्रुप का आना जरूरी है जिसका नाम है ईस्टर ग्रुप, क्योंकि ईस्टर ग्रुप के दरमियान ईस्टर ग्रुप जो है वही ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। अब ईस्टर ग्रुप क्या है, एक कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ और वही कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ, तो यानी कि एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, दूसरा सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, तो ऐसे ग्रुप को हम ईस्टर ग्रुप का नाम देंगे। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ पर
कोई आर रेडिकल की कोई चेन जुड़ी होगी और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा और इन बॉन्ड का नाम होगा ईस्टर बॉन्ड। तो ईस्टर ग्रुप ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। अब ये हमने जो समझा है ईस्टर ग्रुप, जिसकी वजह से आगे चलकर ईस्टर बॉन्ड बनेगा, तो ये हमें क्या नज़र आता है हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है वहाँ पर। तो ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ है। अब थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं और ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कहाँ पर ईस्टर बॉन्ड बना हुआ है। तो जरा देखें, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है एक किस्म का न्यूक्लियोटाइड का, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होते हुए। तो ये न्यूक्लियोटाइड बना होता है तीन चीज़ों का। ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, उसके कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है और कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये तीनों मिलेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगी, जिस स्ट्रक्चर का नाम होगा न्यूक्लियोटाइड। अब ये कैसे बनते हैं, अब बहुत आसान है, समझते हैं। ये कार्बन नंबर 1 जो हमारे पास पेंटोज शुगर का है, इसके साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, जैसे यहाँ दिखाया गया है एटीनिन। और यहाँ कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, नाइट्रोजनस बेस से हाइड्रोजन रिलीज होता हुआ नजर आएगा और कार्बन नंबर 1 के साथ आपको OH ग्रुप रिलीज होता हुआ नजर आएगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, तो बनेगी स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसाइड। जबकि हमें पता है न्यूक्लियोसाइड जब बन जाएगा तो इसके जो पांचवा कार्बन है हमारे पास, राइबोस शुगर या डीऑक्सी राइबोस शुगर, जनरली अगर कहें तो पेंटोज शुगर, तो जो पांचवा कार्बन है, इस पांचवें कार्बन के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा। जब ये फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। वाटर मॉलिक्यूल जो रिलीज होगा कि जो हमारे पास फास्फोरिक ग्रुप है, इससे H रिलीज हो रहा है, और जो हमारे पास कार्बन नंबर 5 है, इस 5th कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, तो यहाँ पर OH रिलीज होता हुआ नजर आएगा। नटशेल में तो यहाँ पर भी H2O रिलीज होता हुआ नजर आएगा। तो हमारे पास दो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं, एक ये कार्बन नंबर 1 और एक कार्बन नंबर 5th पोजीशन पर। तो यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं। यहाँ से तो हमें स्ट्रक्चर समझ में आ रही है कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बना हुआ है। मगर यहाँ पर ईस्टर बॉन्ड कहाँ पर है ये देखते हैं। अब जो ईस्टर बॉन्ड है हमें पता है वो कैसे होगा, कार्बन डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ और एक और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर जो अ, हमारे पास फास्फेट ग्रुप है, इसको भी देखेंगे तो इसकी शक्ल काफ़ी हद तक इस तरह से मिलती जुलती हुई हमें नजर आएगी। बस कार्बन की जगह पर फास्फेट जुड़ जाएगा। देखें यहाँ पर फास्फेट नजर आ रहा होगा आपको। अब इस फास्फेट के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन, और इस फास्फेट के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है ये ऑक्सीजन का नजर आ रहा है हमें। तो यहाँ पर भी देखो इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन का, और इसी कार्बन के साथ हमें एक और ऑक्सीजन नजर आ रहा है। तो इस फास्फेट के साथ भी हमें एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट चीज़ें एक जैसी हैं, मगर फास्फेट ग्रुप में फास्फोरस एटम लगा हुआ है बजाय कार्बन के। तो इसको भी हम इस ग्रुप से अगर मुशाबहत करें तो काफ़ी हद तक एक जैसी नज़र आ रही है, इसलिए हम इसको फास्फो ईस्टर का नाम दे रहे हैं। अब ये जो फास्फो ईस्टर ग्रुप जो है, ये बॉन्ड जो बनाएगा वो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। और ये कैसे बनेगा हमें पता है, या कंडेंसेशन का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इसके दरमियान क्या है, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, वो ये मिल जाएगा 5th कार्बन के साथ। अगेन आई रिपीट, ये ऑक्सीजन जो है फास्फोरस का, ये 5th कार्बन के साथ मिलेगा। और ये देखो ऑक्सीजन है फास्फोरस का और ये 5th कार्बन के साथ मिल रहा है। थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं तो हमें मालूम होगा कि ईस्टर बॉन्ड कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है ये ऑक्सीजन है फास्फोरस का और यहाँ कार्बन है। इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, इस बॉन्ड का नाम ईस्टर बॉन्ड है। ईस्टर बॉन्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ईस्टर ग्रुप की तरह है। और ये जो ईस्टर ग्रुप होता है, यहाँ कार्बन होता है और डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के साथ। अगेन आई रिपीट, ये कार्बन होगा, कार्बन की जगह पर फास्फोरस लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये ईस्टर ग्रुप की तरह नजर आ रहा है, क्योंकि फास्फेट है तो फास्फो ईस्टर का नाम दे रहे हैं। और ये जो बॉन्ड बनाएगा जो, उसके साथ जो आर जुड़ी हुई है, तो आर की जगह पर ये पूरा हमारे पास पेंटो शुगर जुड़ा हुआ है। तो ये ईस्टर बॉन्ड हमें नजर आ रहा है। अगेन आई रिपीट कि अगर हम देखें तो जो हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक ईस्टर बॉन्ड लगा हुआ है। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन की जगह पर फास्फेट, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके साथ ये एक सिंगल ऑक्सीजन और ये सिंगल ऑक्सीजन। इसके साथ जो आर लगा हुआ है, इसकी जगह पर ये पूरा हमारे पास राइबोस शुगर लगा हुआ है। और इनके दरमियान जो बॉन्ड नजर आएगा, यहाँ पर जो आपको बॉन्ड नजर आएगा, तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी इन दोनों के दरमियान बॉन्ड नजर आएगा। तो यही बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि फास्फेट लगा हुआ है तो फास्फो ईस्टर बॉन्ड कहलाएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक हमारे पास ईस्टर बॉन्ड लगा हुआ है। अब हम समझते हैं कि जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो दूसरा ईस्टर बॉन्ड कहाँ होगा, क्योंकि फास्फेट है और
दो बॉन्ड बनाएगा इस तरह फास्फेट की वजह से, तो फास्फोडाइस्टर कहेंगे। तो दूसरा बॉन्ड भी समझ लेते हैं। हमने ये समझा कि ये पेंटोस शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है और ये फास्फेट ग्रुप है, और ये कार्बन नंबर 5th और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है, अगेन आई रिपीट, ये जो कार्बन नंबर 5th और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है ये ईस्टर बॉन्ड है। तो ये एक ईस्टर बॉन्ड हमारे पास है। अब दूसरा जो है वो ईस्टर बॉन्ड कैसे बनेगा, तो दूसरा ईस्टर बॉन्ड भी समझते हैं। जब हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो दूसरा ईस्टर बॉन्ड बनेगा। अब हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड तो हमारे पास ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड हमारे पास ये है। न्यूक्लियोटाइड को जरा देखें तो वो कैसे बना होता है। हमें पता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और ये फास्फेट ग्रुप। तो ये दो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो नज़र आ रहा है इसको हम मिलाएंगे इस नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो एक यहाँ पर हमें बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा, और उस बॉन्ड को समझने की कोशिश करेंगे कैसे जुड़ेगा, ये बॉन्ड कैसे बनेगा ये समझते हैं। एक कार्बन हमें नजर आ रहा है, ये थर्ड कार्बन, इस थर्ड कार्बन के साथ OH ग्रुप नजर आ रहा है, और यहाँ नजर आ रहा है दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट ग्रुप, और इस फास्फेट ग्रुप के साथ आपको OH ग्रुप नजर आ रहा है। तो फास्फेट ग्रुप से ये OH रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है हमें, यहाँ से OH नजर आएगा और यहाँ से H निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। जब ये वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो फिर क्या होगा, ये जो फास्फेट ग्रुप है, ये फास्फेट ग्रुप, अगेन आई रिपीट, ये फास्फेट ग्रुप का जो फास्फोरस है, ये फास्फोरस कार्बन नंबर 3 के इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। फास्फोरस, ये फास्फोरस और ये कार्बन नंबर 3 है, और ये कार्बन नंबर 3 का ऑक्सीजन है, इसके साथ मिलेगा। तो जो कार्बन नंबर 3 के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जब वो फास्फेट से जुड़ेगा तो इसके दरमियान भी आपको एक बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। अगर गौर से देखें क्या ये ईस्टर ग्रुप के साथ कंबाइन हो रहा है या नहीं, तो हमें दोबारा इस स्ट्रक्चर की तरफ जाना होगा। ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन की जगह पर हमें फास्फोरस नजर आ रहा है, यहाँ पर अगेन आई रिपीट ये फास्फोरस नजर आ रहा है। ये देखो डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी हमें सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। और ये क्या होगा, ये आर के साथ जुड़ा होगा, तो आर की जगह पर ये पूरा हमारे पास राइबो शुगर है। यहाँ पर आर की जगह पर कार्बन नंबर 3 से हम जान लेते हैं, तो ये कार्बन नंबर 3 ये आर का ही पार्ट है। तो इन दोनों के दरमियान क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, और ये जो बॉन्ड बनेगा उसको जरा देखें तो वो बॉन्ड कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पर ये बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है, ये वाला। इस बॉन्ड को हम ईस्टर का नाम देंगे। बिल्कुल शक्ल हमें समझ में आ रही है, क्रिस्टल क्लियर। तो अब देखते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे बना। ये हमारे पास फास्फेट ग्रुप है, ये फास्फेट ग्रुप के कार्बन नंबर 3 और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पर भी देखो कार्बन नंबर 5th और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। तो ये दो बॉन्ड बन रहे हैं, और दोनों बन रहे हैं इस फास्फेट की वजह से। और फास्फेट ग्रुप को कंपेयर करें तो ये फास्फेट, फास्फोरस, और यहाँ पर कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और आर, आर की जगह पर ये हमारे पास CH5 आ गया है। तो इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा, ये ईस्टर बॉन्ड होगा। और एक दूसरा ईस्टर बॉन्ड कहाँ पर है, अगेन आई रिपीट, दूसरा ईस्टर बॉन्ड कहाँ पर है ये भी जान लेते हैं। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ये कार्बन, और यहाँ कार्बन की जगह पर फास्फोरस, और ये फास्फोरस के साथ साथ क्या जुड़ना चाहिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आर के साथ जुड़ना चाहिए, और आर की जगह पर हमारे पास ये शुगर है, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा कार्बन 3 और O के दरमियान, ये भी ईस्टर बॉन्ड कहलाएगा। तो दो ईस्टर बॉन्ड हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक ईस्टर बॉन्ड ये कार्बन नंबर 3 पोजीशन पर, एक ये कार्बन नंबर 5th पोजीशन पर, और दोनों जो जुड़ रहे हैं वो फास्फेट ग्रुप की वजह से जुड़ रहे हैं। इस वजह से इसका नाम क्या होगा, फास्फो डाई ईस्टर लिंकेज होगा। आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया। इस तस्वीर में हमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड शो किए गए हैं, वो देखते हैं। ये फर्स्ट ईस्टर बॉन्ड नजर आ रहा है हमें, और यहाँ पर हमें सेकेंड ईस्टर बॉन्ड नजर आ रहा है। तो जब दो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो इनके दरमियान फास्फेट एक ऐसा ग्रुप होगा जो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ेगा, और जो बॉन्ड बनाएगा फास्फेट की वजह से, जो दो बॉन्ड बन रहे हैं ईस्टर बॉन्ड, उनको हम फास्फोडाइस्टर का नाम दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ रही है। अब आते हैं हम उस स्लाइड की तरफ जो ये पहली स्लाइड थी। तो हमें यहाँ देखें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नजर आएगा, यहाँ पर एक ईस्टर बॉन्ड है, यहाँ पर दूसरा ईस्टर बॉन्ड है, और ये फास्फेट से जुड़े हुए हैं, तो ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो ये फास्फेट जो है वो दो कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5th के दरमियान जुड़ा हुआ है, तो ये ईस्टर बॉन्ड है। ये फास्फेट ग्रुप है, और ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 5th में जुड़ा हुआ है, ये भी ईस्टर बॉन्ड है। तो एक फास्फेट दो ईस्टर बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से इसको हम फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कह रहे हैं। आई थिंक अभी समझ में आ गया हमें
फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या है। इस स्ट्रक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। When many nucleotides are joined together, they form large molecule, and this large molecule is called polynucleotide. तो polynucleotide क्या हुआ कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस के तहत, तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेगा और इसी का नाम पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इसके एग्जाम्पल में डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। तो ये आरएनए और डीएनए, तो पहले हम थोड़ा डीएनए को देखते हैं वो कैसे बना हुआ है, उसके बाद आरएनए को समझते हैं। तो डीएनए हो या आरएनए हो, एक चीज उसके साथ साथ देखते जाते हैं कि दोनों बने हुए कैसे हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के बने हुए ना, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जो जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। और हमें पता है, और ये जुड़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे, ये जो फास्फेट ग्रुप है ये दो स्टर बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर भी स्टर बॉन्ड और यहाँ पर भी, तो दो स्टर बॉन्ड बना रहा है फास्फोडाइस्टर, और एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। तो फास्फेट ग्रुप डाइस्टर बॉन्ड बना रहा है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को वो जोड़ रहा है। नतीजे में पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन होगा और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीमर बनाएंगे। अब यहाँ इस स्लाइड में हम देखने की कोशिश करते हैं कि पॉलीमराइजेशन किस तरह से होता है और डीएनए किस तरह से दूसरी डीएनए की स्ट्रैंड बनाएगा, एक स्ट्रैंड से कैसे दूसरी स्ट्रैंड बनेगी। तो नीचे दी गई एक स्ट्रैंड नजर आ रही है जिसमें ये हमें शुगर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है और अंदर नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं और यहाँ फास्फेट ग्रुप। तो यहाँ बहुत सारे हैं, ये देखो शुगर मॉलिक्यूल, नाइट्रोजनस बेस और ये फास्फेट, शुगर नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट, शुगर नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट, शुगर नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट एंड सो ऑन। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर मिलकर एक सिंगल स्ट्रैंड बनी हुई है डीएनए की। तो डीएनए की दूसरी ऊपर भी सिंगल स्ट्रैंड बनते हुए हमें नजर आ रही है। जरा हम दोबारा देखते हैं तो दोबारा डीएनए की स्ट्रैंड बनते हुए हमें यहाँ नजर आ रही है। अब ये दोबारा जो स्ट्रैंड बन रही है ऊपर, वो उसमें भी देखेंगे तो ये इसका मतलब शुगर है और कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है और यह फास्फेट जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर 5 के साथ। अगेन आई रिपीट, यहाँ देखें आप, तो ये शुगर मॉलिक्यूल है, कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस और 5th के साथ फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये चलते हुए जाएंगे और डीएनए की डबल स्ट्रैंड बनाएंगे। अब जो डीएनए की डबल स्ट्रैंड बनेगी तो बनेगी यूं कि नाइट्रोजनस बेस जो है दोनों स्ट्रैंड की वो आप अंदर की तरफ होंगे और वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। जहाँ पर ये एक स्टैंड दूसरी स्टैंड नजर आ रही है, इसका जो इनर रीजन है यहाँ देखो ए है तो यहाँ टी नजर आएगा। याद रखिएगा ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि सी हमेशा जी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो याद करने का तरीका भी बहुत आसान है। सी ए बी सी जो है थर्ड लेटर है, तो थर्ड से याद करने के ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पर ए तो पहला लेटर है, इसको छोड़ दो। टी को देखें, टी जो है एबीसी का 20th लेटर है, 2+0 टू हो जाएंगे तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस वजह से आप याद कर सकते हो इसको, दिस इज कॉल्ड बिन्यामिन्स रूल्स। ठीक है बेटा, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज इस स्लाइड में जो आपको नजर आ रही होगी वो भी जरा समझ लेते हैं कि यहाँ देखें जो आ रहा है न्यूक्लियोटाइड उसमें 3 फास्फेट है, तो यहाँ से 2 फास्फेट रिलीज हो रहे हैं। ये जो 2 फास्फेट रिलीज होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये जो रिलीज होंगे तो ये एनर्जी रिलीज करेंगे। अब यही एनर्जी एंजाइम यूज करेंगे और आगे चलकर क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन का काम करवा रहे होंगे ये। तो जब भी न्यूक्लियोटाइड आ रहे होंगे तो उसमें 3 फास्फेट लगे होंगे, गुआनोसिन ट्राइफास्फेट, सही ना, एडिनिसिन एडोनिसिन एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, थायमाइडिन ट्राइफास्फेट। तो वहाँ से 2 फास्फेट रिलीज होंगे और वो 2 फास्फेट रिलीज होते हुए जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो एंजाइम यूटिलाइज करेगा और ये कंडेंसेशन का रिएक्शन करवाएगा। आई होप कि इतनी स्ट्रक्चर हमें समझ में आ रही है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं कि डीएनए और आरएनए के अंदर क्या फर्क है। तो जरा देखते हैं डीएनए और आरएनए के अंदर क्या फर्क है। तो हमें यहाँ नजर आ रहा है जो डीएनए मॉलिक्यूल है इसके बारे में क्या नजर आ रहा है। डीएनए की डेफिनेशन देखें तो डीएनए जो है वो पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए बनाएंगे, जबकि आरएनए जो है वो बना होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड का। और दूसरी बात, मोनोमर्स जो है वो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए के अंदर राइबोन्यूक्लियोटाइड है। शुगर मॉलिक्यूल डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर है, आरएनए के अंदर राइबोस शुगर है। नाइट्रोजनस बेस डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन होते हैं, जबकि आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। नंबर ऑफ स्ट्रैंड डीएनए के अंदर 2 डबल स्ट्रैंड हमने देखा भी, डबल स्ट्रैंड होती है डीएनए, और आरएनए सिंगल स्ट्रैंड होती है। और लोकेशन की बात करें, डीएनए जो है अक्सर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर,
जबकि आरएनए है वो सेल के साइटोप्लाज्म में ज़्यादातर हमें नज़र आता है। मेरे ख्याल में इतना हमें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर भी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है डीएनए की, तो इस डीएनए की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें कि ये डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे बनी है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को जिस बंदे ने डिस्क्राइब किया उस साइंटिस्ट का नाम वाटसन एंड क्रिक है। ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1953 में डीएनए की डिस्कवरी की। क्या बताते हैं ये साइंटिस्ट हमें, और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम इनको। इन्होंने बताया कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे होती है इसको जरा आप इस स्लाइड में देख लें। ये जो आपको नजर आ रही है दो स्ट्रैंड, ठीक है, अब इन दो स्ट्रैंड को अगर हम ट्विस्ट कर दें तो ये सी स्ट्रक्चर नजर आएगी, ये हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाएगी। तो ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये हमें बताया भाई साहब ने, वाटसन एंड क्रिक साहब ने, कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर होगी। इस हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 4 किस्म के न्यूक्लियोटाइड होंगे, और वो 4 किस्म के जो न्यूक्लियोटाइड है उनके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो 4 डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। और उसके अंदर कौन कौन से 4 हैं, वो है एडिनोसिन, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ये 4 हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है जो 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड में लगे होंगे। अच्छा, किस तरह से कंबाइन होंगे ये जरा समझिएगा। एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ कंबाइन होगा। एक स्टैंड में अगर एडिनिन लगा हुआ है तो दूसरे स्टैंड में हमारे पास एक स्टैंड में एडिनिन लगा हुआ है तो दूसरे स्टैंड में हमारे पास थायमिन लगा होगा। अगर एक स्टैंड में साइटोसिन लगा हुआ है तो दूसरे स्टैंड में ग्वानिन का होना जरूरी है। अच्छा, एक और बात, एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। याद करने के लिए सिंपल रूल मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनेगा अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो हिंट ये है कि सी जो है एबीसी का थर्ड लेटर है, एबीसी, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। एक याद हो गया तो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड बनाएगा। पर फिर भी अगर याद करना है तो यहाँ टी को अगर देखें तो टी जो है एबीसी में 20th लेटर है, 2 + 0 2 ही होते हैं, तो ये सेकंड 2 डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर कभी कभी ना एक सवाल यूं भी आ जाता है कि अगर एक हमारे पास डीएनए है और उस डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है तो वो बना होता है 100 न्यूक्लियोटाइड का फॉर सपोज। तो अगर उसमें 20 हमारे पास उस स्टैंड के अंदर एडिनिन है तो बताओ थायमिन कितने होंगे। तो जितने एडिनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, 20 एडिनिन है तो 20 थायमिन होंगे। ये तो आसान था। ऐसा भी सवाल आ सकता है, अगर 20 हमारे पास एडिनिन है बताओ ग्वानिन कितने होंगे। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जवाब भी बहुत आसान है। अगर 20 एडिनिन है तो इसका मतलब है 20 ग्वानिन होंगे, तो 20 और 20 होते हैं 40। तो 40 तो कट गए, बाकी बचे हमारे पास 60। 100 में से 40 के बाकी 60 बचे, 60 में से जितने ये होंगे उतने ये होंगे, जितने जी होंगे उतने सी होंगे। तो 30 हमारे पास साइटोसिन होंगे, 30 हमारे पास ग्वानिन होंगे। ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए कि कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे हम। इसमें डीएनए की स्ट्रक्चर को देखते हैं। इस डीएनए की स्ट्रक्चर को जरा समझने की कोशिश करते हैं। डीएनए की स्ट्रैंड को अगर हम देखें तो हमें इसको हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक ये आपको नजर आ रहा है जिसमें पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप। ये जो आपको एक पूरी स्ट्रैंड नजर आ रही है पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप की, इस पूरी स्ट्रैंड को हम नाम देते हैं अपराइट ऑफ द लेडर का। इसकी अगर गौर से शक्ल देखें तो ये सीढ़ियों की तरह नजर आ रहा है। जो सीढ़ियाँ जहाँ पर हम हाथ से पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं तो ये इस हिस्से को हम अपराइट कहेंगे। अच्छा, ये जहाँ बीच में आपको सीढ़ियों के बीच में नजर आएंगे बहुत सारी नाइट्रोजनस बेस, और हमें पता है जहाँ एडिनिन होगा वो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। और ये जो बीच में जो आपको नजर आ रही है नाइट्रोजनस बेस, इनको हम नाम देते हैं रंग्स ऑफ द लेडर। तो ये अंदर जितने भी नाइट्रोजनस बेस जो आपस में पेयर बना रहे हैं इनको हम कहते हैं रंग्स ऑफ द लेडर। तो हम कह सकते हैं डीएनए जो है वो अपराइट का बना हुआ है और रंग्स का बना हुआ है, तो ये भी गलत नहीं होगा, ऐसे भी हम कह सकते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जरा यहाँ इस स्लाइड की तरफ आते हैं, ये बहुत आसान है। इस स्लाइड में अगर हमने देखना है तो क्या नजर आ रहा है हमें, बहुत आसान है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। डीएनए हमें पता है अपराइट का जो बना होता है उसके अंदर क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर और फास्फेट ग्रुप होगा। डीऑक्सीराइबोस शुगर होगा और फास्फेट ग्रुप होगा, ये मिलकर अपराइट बनाएंगे। और रंग्स नाइट्रोजनस बेस का बना होता है। और ये दोनों जो रंग्स के दरमियान जो नाइट्रोजनस बेस है उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हमें पता है एडेनिन थायमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और दोनों स्टैंड ये एक दूसरे के अपोजिट होती है, एंटी पैरेलल होती हैं। एक स्टैंड 5 to 3 होगी तो दूसरी स्टैंड 3 to 5 होगी। 5 to 3 का मतलब क्या है, एक स्टैंड का 5 एंड और 3 एंड फ्री होगा, मतलब
तो दूसरे स्टैंड का 3 और 5 एंड जो है वो फ्री होगा। ये कैसे होता है इसको भी समझते हैं हम अगली स्लाइड में। और ये दोनों स्टैंड है, इनके दरमियान जो अगर हम देखें कि कितना मुफासला होता है, दोनों स्टैंड जो मिली होती है इनके दरमियान मुफासला कितना होगा, तो वो 20 एंगस्ट्रॉम होगा। वन 1 नैनोमीटर 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। कभी कभी यूँ भी लिखा होता है कि दोनों हेलिकल स्टैंड जो है उनके दरमियान जो विड्थ है वो 2 नैनोमीटर है, तो वो भी गलत नहीं होगा। अब जरा देखते हैं इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है डीएनए की, तो देखें यहाँ पर ये पेंटोज शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है और ये फास्फेट ग्रुप है। इस तरह से ये पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और ये फास्फेट ग्रुप है। पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फास्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप। तो अब यहाँ पर जो हमें नजर आ रहा है, ये जो 5th कार्बन पे हमें नजर आ रहा है फास्फेट ग्रुप, इससे ऊपर कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो ये 5 वाला एंड फ्री है। और यहाँ 3 जो हमारे पास ये लास्ट कार्बन जो नजर आ रहा है, लास्ट हमारे पास जो पेंटोज शुगर नजर आ रहा है, इस पेंटोज शुगर को भी अगर हम देखें तो इसका जो 3 कार्बन है इसके नीचे कोई और न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो इसका जो 3 एंड फ्री है नीचे से, ऊपर से 5 एंड फ्री है। तो ऐसे हमारे पास जो स्टैंड होगी उसको हम क्या कहेंगे, 5, ऐसे स्टैंड को हम क्या नाम देंगे, 5 to 3 एंड, 5 to 3 प्राइम। तो यहाँ पर हमने देखा एक तो 5 वाला एंड फ्री है, दूसरा 3 वाला। अब यहाँ जो दूसरी जो हमारे पास नजर आ रही है स्टैंड, तो यहाँ पर देखें तो इसका जो 3 एंड जो है वो फ्री नजर आएगा, इसका राइबो शुगर उलट उलट पड़ा हुआ है, इन्वर्ट पड़ा हुआ है, तो इसका 3 एंड फ्री है। और लास्ट वाले का 5th जो है एंड वो फ्री है, तो इसका 3 to 5 एंड कहलाएगा। दोनों अगर स्टैंड देखें तो एक दूसरे के अपोजिट पड़ी हुई है, एक का 5 और 3 एंड फ्री है, दूसरे का 3 और 5 एंड फ्री है, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। और इनके दरमियान आपको अगर एक और बात देखें तो यहाँ पर पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप है, यहाँ पर भी पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप है। इस पूरी स्टैंड को और इस पूरी स्टैंड को हम नाम दे रहे हैं अपराइट का। और बीच में ये जो आपको नजर आ रहे हैं नाइट्रोजनस बेस, ये जो जुड़े हुए हैं नाइट्रोजनस बेस, इनको हम नाम दे रहे हैं रंग्स का। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम देखें यहाँ पर जो विड्थ कितनी होगी, वो 20 एंगस्ट्रॉम होगी। तो मेरे ख्याल में ये बात हमें समझ में आ रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीन जो है बहुत आसान है। हमें पता है डीएनए का वो पार्ट जहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी उसको हम जीन कहेंगे। तो डीएनए का वो फिजिकल पार्ट जहाँ पर फंक्शनल इंफॉर्मेशन है या फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का, उसी को हम जीन का नाम दे रहे हैं। जीन के अंदर इंफॉर्मेशन जो होगी वो किस चीज़ की होगी, वो इंफॉर्मेशन होगी प्रोटीन बनाने की। तो थोड़ा सा एक सेंट्रल डॉग्मा है, उसको समझ लेते हैं। सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना। इसको हम जीन एक्सप्रेशन का भी नाम देते हैं और सेंट्रल डॉग्मा का भी नाम देते हैं। अच्छा, अगर कोई पूछे हमसे कि अगर ये हमारे पास डीएनए है और इसी डीएनए से दोबारा डीएनए ही बन रहा है, तो डीएनए से डीएनए के बनने के अमल को हम नाम देंगे रेप्लिकेशन। अच्छा, अगर कोई हमसे कहे कि यह हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए से आरएनए बनेगा, तो इस अमल का नाम होगा ट्रांसक्रिप्शन। और अगर हमसे कोई पूछे अगर ये हमारे पास आरएनए यहाँ से प्रोटीन बनेगा, तो इसका नाम क्या होगा, इस प्रोसेस का नाम होगा ट्रांसलेशन। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और अगर हमसे कोई पूछे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द आरएनए मॉलिक्यूल, तो हम क्या नाम देंगे, ट्रांसलेशन। अच्छा, कुछ वायरस के अंदर यूं भी होता है कि आरएनए से डीएनए बन जाता है। अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन है। और ये अगर काम उलट हो, रिवर्स हो, आरएनए से डीएनए बने, तो इसका नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब डीएनए को समझने के बाद थोड़ा सा आरएनए को समझते हैं। आरएनए जो मॉलिक्यूल है वो भी न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, और उसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बहुत सारे। और ये सिंगल स्ट्रैंड होगा, जिससे नजर आ रही है इस स्ट्रक्चर में आपको सिंगल स्ट्रैंड। अक्सर जो हमारे पास आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, मगर कुछ आरएनए ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कहीं कहीं हमें डबल बॉन्ड भी नजर आएगा। हमारे पास आरएनए के मिसाल मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है। इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई पूछे हमसे कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ आरएनए, तो हम क्या कहेंगे, आरएनए हमारे पास 3 किस्म के हैं। देयर आर 3 टाइप्स, मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोमल आरएनए में पता है राइबोसोम्स के अंदर होंगे, और राइबोसोम 2 चीजों का बना है, प्रोटीन एंड आरएनए का। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमें तस्वीरें नजर आ रही हैं, इस तस्वीरों को देखते हैं। ये आरएनए है हमारे पास, आरएनए हमारे पास एमआरएनए की फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रांसफर आरएनए की तरफ फॉर्म में भी, और राइबोसोमल आरएनए की फॉर्म में भी। अगर हम ने देखा पीछे कि कुछ आरएनए ऐसे भी होंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड भी कहीं कहीं शो होगा, तो यहाँ पर कुछ डबल बॉन्ड भी हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ डबल बॉन्ड भी हमें नजर आ रहा है आरएनए के अंदर यहाँ पर।
उसके साथ साथ देखिए राइबोसोमल आरएनए जो है हमारे पास, तो वो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स में होगा और राइबोसोम्स में हमें ये अंदर आरएनए नजर आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 3 आरएनए के किस्म है। अब इस स्लाइड में हम मैसेंजर आरएनए को समझने की कोशिश करेंगे। मैसेंजर आरएनए हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए होता है। ये सिंगल स्ट्रैंड हमें नजर आ रही है। इसका फंक्शन ये होगा कि ये जो हमारे पास डीएनए है वहां से ये मैसेज लेकर आएगा, और डीएनए से जो मैसेज लेकर आएगा वो मैसेज लेकर जाएगा किसके पास, वो जाएगा राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स से प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्रोटीन बनाएंगे। तो इसके पास मैसेज छुपा होता है। ये डीएनए से मैसेज को लेकर आता है साइटोप्लाज्म में, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जो मैसेज आ रहा है कौन लेकर आ रहा है, वो मैसेंजर आरएनए लेकर आ रहा है। और मैसेंजर आरएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन छुपा होगा वो हमें पता है नाइट्रोजनस बेस के अंदर इन्फॉर्मेशन होगा। और हमें पता है नाइट्रोजनस बेस बहुत सारे होंगे, मगर 3-3 नाइट्रोजनस बेस के पास इंफॉर्मेशन होगी कि एक एक अमीनो एसिड कौन कौन सा है। यानी कि 3 नाइट्रोजनस बेस एक अमीनो एसिड का कोड कैरी करेंगे। यूं भी हम कह सकते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड एक जो है ना कोड को कैरी करेंगे। तो 3 न्यूक्लियोटाइड के पास इंफॉर्मेशन होती है एक अमीनो एसिड की। तो अगर हमारे पास 6 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो 2 अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन होगी। अगर 9 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो जो है हमारे पास 3 अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन होगी। और ये जो 3-3 के जो न्यूक्लियोटाइड है जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, इस इंफॉर्मेशन को हम कोडान का नाम देते हैं। और अगर हमारे पास 100 अमीनो एसिड्स है, कोई अगर पूछे हमसे कि हमारे पास 100 अमीनो एसिड है तो कितने न्यूक्लियोटाइड होने चाहिए, तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 300 न्यूक्लियोटाइड चाहिए हमें। और हमारे सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है या हमारे सेल के अंदर अगर हम देखें कि मैसेंजर आरएनए का जो परसेंटेज है वो कितना है, वो 3 to 4% है हमारे सेल के अंदर। एमआरएनए 3 to 4% पाए जाएंगे। इस स्लाइड में हम थोड़ा ट्रांसफर आरएनए को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जितने भी आरएनए है ये सबसे स्मॉलेस्ट है, और ये बना होता है तकरीबन 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड का। कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर बेस पेयर भी नजर आ रहे होंगे, जिनके 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कहेंगे। और टोटल ये 60 टाइप्स होते हैं हमारे पास ट्रांसफर आरएनए के। और हमारे हम जो इंसान हैं ह्यूमन बींग के अंदर 45 टाइप्स पाए जाते हैं। और सेल के अंदर तकरीबन 10 से 20% जो है टोटल आरएनए ट्रांसफर आरएनए हो गई है। अगर हम देखें तो इसके पास भी, इस आरएनए के पास भी 2 एंड है, एक 5 एंड फ्री है, इसका 3 एंड फ्री है। तो जो हमारे पास जो 5 एंड है, तो इसके पास जो लास्ट में नाइट्रोजनस बेस होगा वहाँ जी होगा। और जो 3 एंड है, यहाँ पर जो 3 एंड नजर आ रहा है हमें, तो 3 एंड पर जो निकलो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो सी और ए, यानी कि जो सबसे लास्ट में पाया जाएगा वो ए होगा। और जो हमारे पास 3 एंड है जहाँ पर ए होगा, उस पॉइंट पर अगर अमीनो एसिड बाइंड होगा, क्योंकि ट्रांसफर आने का काम ये होगा कि ये अमीनो एसिड को लेकर आएगा साइटोप्लाज्म से, और कहाँ लेकर जाएगा, ये लेकर जाएगा मैसेंजर आरएनए के पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए है। तो जैसा मैसेंजर आरएनए के पास कोड होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री कोड जो है वो आर टी आरएनए के पास होगा। तो जहाँ पर ए है वहाँ पर यू बाइंड होगा, जहाँ जी है वहाँ सी बाइंड होगा, जहाँ सी है वहाँ जी बाइंड होगा। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनते हैं। और अगर ये मैच होगा उसके साथ, तो यहाँ पर कार्बन नंबर यहाँ जो 3 8 है इसका फ्री, यहाँ अमीनो एसिड लेकर ये ट्रांसफर आरएनए आएगा। आगे देखेंगे हम तो हमें और समझ में आएगा। यहाँ पर देखें इस स्ट्रक्चर में हमें एक स्ट्रक्चर और भी दिखाई गई है इस स्लाइड के अंदर। ये क्लोवर लीफ है, इसकी शक्ल ट्रांसफर आरएनए की इससे मैच हो रही है। जैसे कि हमें पता है जो इसका जो 3 एंड है, जहाँ पर जो सीक्वेंस होगी वो CCA होगी, और CCA जहाँ पर ए है, इस एंड पर जहाँ पर आकर अमीनो एसिड अटैच होगा। और जो 5 एंड फिर ये हमें पता है इसका जो लास्ट नाइट्रोजनस बेस है वो हमारे पास जी होगा। और ये वाला जो लूप है यहाँ पर RRNA सॉरी यहाँ पर mRNA होगा, और mRNA जो है इस एंड पर जो है ट्रांसफर आरएनए के साथ कंबाइन होगा। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है। अब राइबोसोमल आरएनए को अगर देखें तो ये राइबोसोम्स के अंदर पाया जाएगा, और ये सबसे बड़ा आरएनए है। और सेल के अंदर 80% हमारे पास ये आरएनए पाया जाएगा। और ये इस आरएनए का काम क्या होगा, जब ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेकर आएगा एमआरएनए के पास, तो बहुत सारे अमीनो एसिड जब आ जाएंगे तो उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन बनाएगा, वो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा ये हमारे पास राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। तो राइबोसोमल आरएनए का काम ये होगा कि अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन बनाना, इसलिए हम कहते हैं कि राइबोसोम्स इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। तो हमने क्या देखा स्लाइड में
डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, वहाँ से आरएनए बना और यहाँ से प्रोटीन बना, और प्रोटीन बनने के लिए हमारे पास 3 किस्म के आरएनए का होना ज़रूरी है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार दोबारा ताकि हमें समझ में आए। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो पोर है यहाँ से आ रहा है हमारे पास एमआरएनए, और एमआरएनए जो है इसके पास इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो ये एमआरएनए जो है, जैसी एमआरएनए के पास इंफॉर्मेशन होगी उस हिसाब से आरआरएनए के अमीनो एसिड को लेकर आएंगे। ये आरआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आ रहे हैं। तो ये अमीनो एसिड जो जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स। इस राइबोसोम्स को देखें तो इस राइबोसोम्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आरआरएनए होगा, और ये आरआरएनए क्या करेगा, ये अमीनो एसिड को जोड़ेगा, इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। तो डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना। आई थिंक आपको स्लाइड समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही। ये आज का कोट है।